नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं वैभव एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एग्जाम स्टडी पर। आप सभी मेरे भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। जल्दी से सारे लोग आ जाइए, फिर आज के सेशन के हम लोग शुरुआत करेंगे। जीके जीएस के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही अच्छे वाले प्रश्नों को हम लोग करने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो जितने मेरे भाई बहन जुड़ते चल रहे हैं, आप सभी लोगों से निवेदन है, सेशन को लाइक कर दिएगा, शेयर कर दिएगा। चैनल पर पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब कर लिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। पहला प्रश्न आपके सामने है, देश की पहली वंदे मेट्रो का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो बताइएगा क्या हो जाएगा। पहला प्रश्न आपके सामने है, देश की पहली वंदे मेट्रो का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? कोलकाता, नई दिल्ली, गुजरात या फिर कोच्चि? क्या आंसर करेंगे? पहले प्रश्न का सभी मेरे भाई बहन आंसर करिएगा। क्या हो जाएगा? तो प्रश्न आपसे क्या कह रहा है? प्रश्न आपसे कह रहा है, देश की पहली वंदे मेट्रो का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? कोलकाता, नई दिल्ली, गुजरात या फिर कोच्चि? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर आप कर दोगे ऑप्शन संख्या सी। कहाँ पर? तो गुजरात में। ठीक है, कहाँ पर? तो गुजरात में पहली वंदे मेट्रो का उद्घाटन किया गया। अगर आपसे क्या कर ले, देखो ध्यान से सुनो, क्योंकि ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है और यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में बनेगा। ठीक है, अगर आपसे क्या कर ले, अगर आपसे पूछा जाए देश की पहली मेट्रो, अगर आपसे पूछा जाए, अगर आपसे पहली देश की पहली मेट्रो पूछा जाए कि देश की पहली मेट्रो कब और कहाँ पर चली थी, तो आप आंसर क्या करोगे? तो आप आंसर करोगे 1984 में। ठीक है, कब? तो 1984 में अगर हम लोग बात करेंगे तो पहली मेट्रो चली थी कहाँ पर? तो कोलकाता में। ठीक है, पहली मेट्रो कहाँ पर चली थी? तो 1984 में, 1984 में कोलकाता में पहली मेट्रो चलाई गई थी। ठीक है, अच्छा अगर आपसे क्या कर ले, अगर आपसे पहली पहली वाटर मेट्रो कहे, ठीक है, क्या करें? अगर आपसे पहली वाटर मेट्रो कहे, अगर आपसे पहली वाटर मेट्रो कहे, ठीक है, क्या कर ले, अगर आपसे पहली वाटर मेट्रो कहे तो पहली वाटर मेट्रो आप क्या कहोगे? तो पहली वाटर मेट्रो आप कहोगे कोच्चि में चली। ठीक है, कहाँ पर? तो कोच्चि केरल में पहली वाटर मेट्रो चली। ठीक है, अच्छा अगर पहली आपसे क्या कर ले, अगर आपसे पहली अंडर वाटर मेट्रो कहे, ठीक है, क्या कहे? पहली अंडर वाटर मेट्रो कहे, पहली अगर आपसे अंडर वाटर मेट्रो कहे, ठीक है, पहली अंडर वाटर मेट्रो अगर आपसे कहे, तो भी आप आंसर क्या करोगे? तो भी आप आंसर कोलकाता ही करोगे। ठीक है, क्या करोगे? तो भी आप आंसर कोलकाता ही करोगे। ठीक है, याद रखिएगा। तो तीन प्रश्न बन गए। पहली मेट्रो 1984 कोलकाता में चली। पहली वाटर मेट्रो अगर आपसे पूछे तो पहली वाटर मेट्रो जो है तो ये कहाँ पर? तो ये चली आपकी कोच्चि में, केरल में। और पहली अंडर वाटर मेट्रो पूछे तो ये भी कहाँ पर चली है? कोलकाता में। अब अगर आपसे पूछे देश की पहली वंदे मेट्रो कहाँ पर चली है, तो आप आंसर करोगे गुजरात में। ठीक है, गुजरात में आपको क्या हो जाएगा? तो गुजरात में आपको कांडला बंदरगाह देखने को मिलेगा, कांडला बंदरगाह। और ये कांडला कैसा? तो ये ज्वारीय बंदरगाह है। ठीक है, कैसा? तो कांडला की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये ज्वारीय बंदरगाह है। ठीक है, कैसा है? तो कांडला एक ज्वारीय बंदरगाह है। और इसका नाम बदल करके किसके नाम पर? इसका नाम बदल करके किसके नाम पर? तो आप आंसर कर दोगे पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम पर। ठीक है, किसके? तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम पर क्या कर दिया गया है? तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम पर कांडला बंदरगाह का नाम बदल करके कर दिया गया। कांडला बंदरगाह क्या है? तो एक ज्वारीय बंदरगाह। गुजरात में आपको गिर नेशनल पार्क देखने को मिलेगा। कौन सा? तो गिर नेशनल पार्क आपको गुजरात में देखने को मिलेगा। और यहाँ पर हम लोग बात करेंगे तो ये जो गिर नेशनल पार्क है ये एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, किसके लिए? तो एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है, एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है गिर नेशनल पार्क। गुजरात अगर हम लोग बात करेंगे तो गुजरात में आपको गरबा और डांडिया भी देखने को मिलेगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? तो गरबा, डांडिया और पतंग महोत्सव। ठीक है, क्या हो जाएगा? तो पतंग महोत्सव। ठीक है, पतंग महोत्सव। ठीक है, क्या हो जाएगा? तो पतंग महोत्सव, गरबा, डांडिया और पतंग महोत्सव, ये आपको कहाँ पर? तो ये आपको गुजरात में देखने को मिलेंगे। ठीक है, अच्छा इसके अलावा अगर हम लोग बात करेंगे तो गुजरात में द्वारका, द्वारका भगवान श्री कृष्ण की राजधानी थी, भगवान श्री कृष्ण की राजधानी थी द्वारका, जो कि समुद्र के नीचे डूब गई है। तो द्वारका में क्या किया गया? तो द्वारका गुजरात में अगर हम लोग बात करेंगे तो अंडर वाटर टूरिज्म को शुरू किया गया। ठीक है, क्या किया गया? तो गुजरात में अगर हम लोग बात करेंगे द्वारका में अंडर वाटर टूरिज्म को शुरू किया गया। ठीक है, कहाँ पर? तो द्वारिका में अंडर वाटर टूरिज्म को शुरू किया गया। ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा इसके अलावा अगर हम लोग बात करें, इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो याद रखिएगा गुजरात को महाराष्ट्र से, ठीक है, क्या होगा? तो गुजरात को महाराष्ट्र से, गुजरात को महाराष्ट्र से भाषा के आधार पर 1960 में अलग किया गया। ठीक है, कब? तो गुजरात को महाराष्ट्र से भाषा के आधार पर 1960 में अलग किया गया। ठीक है, गुजरात को महाराष्ट्र से भाषा के आधार पर अगर हम लोग बात करेंगे तो 1960 में अलग किया गया है। द्वारिका अंडर वाटर टूरिज्म गुजरात में, गरबा, डांडिया, पतंग महोत्सव गुजरात में, गिर नेशनल पार्क एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है गुजरात में। ठीक है,
अच्छा, इसके अलावा याद रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए जो सिंधु घाटी सभ्यता है, ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए सिंधु सभ्यता की स्वतंत्रता के बाद सबसे ज्यादा स्थल कहाँ पर खोजे गए, तो सिंधु सभ्यता के स्वतंत्रता के बाद, ठीक है, सिंधु सभ्यता के स्वतंत्रता के बाद सबसे ज्यादा स्थल कहाँ पर खोजे गए, सबसे ज्यादा स्थल कहाँ पर खोजे गए, तो आप आंसर क्या करोगे, तो सबसे ज्यादा जो स्थल है वो गुजरात में ही खोजे गए हैं, ठीक है, तो ये याद रखिएगा। तो इस प्रश्न का क्या हो जाएगा ऑप्शन, आप गुजरात आंसर करोगे। ठीक, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। दूसरे प्रश्न का आंसर करिएगा, विश्व रोगी सुरक्षा दिवस कब मनाते हैं, बताइएगा क्या हो जाएगा, विश्व रोगी सुरक्षा दिवस कब मनाते हैं, 17 सितंबर, 15 सितंबर, 12 मई या फिर 25 मई, बताइएगा क्या हो जाएगा, बताइएगा क्या हो जाएगा। तो विश्व रोगी सुरक्षा दिवस कब मनाते हैं, 17 सितंबर, 15 सितंबर, 12 अगस्त, 25 मई, क्या आंसर करोगे, तो देखो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 17 सितंबर, ठीक है, क्या हो जाएगा 17 सितंबर। 15 सितंबर की अगर हम लोग बात करेंगे तो 15 सितंबर को क्या करते हैं, तो 15 सितंबर को राष्ट्रीय इंजीनियर्स डे मनाते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, एम विश्वेश्वरैया के जन्म दिवस को क्या करते हैं, तो राष्ट्रीय इंजीनियर्स डे मनाते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, इंजीनियर्स डे मनाते हैं, ठीक है, राष्ट्रीय इंजीनियर्स डे मनाते हैं किसके, एम विश्वेश्वरैया के जन्म दिवस को। 12 अगस्त को अगर हम लोग बात करें तो 12 अगस्त को हम लोग क्या करते हैं, तो विश्व युवा दिवस मनाते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, तो विश्व युवा दिवस मनाते हैं कब, 12 अगस्त को। और क्या करते हैं, और हाथी दिवस भी मनाते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, और हाथी दिवस भी मनाते हैं, ठीक है। और जो ये हाथी है, हाथी को याद रखिएगा भारत का विरासत पशु घोषित किया गया, ठीक है, हाथी को क्या किया गया, हाथी को भारत का विरासत पशु घोषित किया गया है, कब घोषित किया गया है, 2010 में, ठीक है, हाथी को भारत का विरासत पशु घोषित कर दिया गया है कब, 2010 में। अगर आपसे पूछा जाए प्रोजेक्ट एलिफेंट, प्रोजेक्ट हाथी कब आया, अगर आपसे पूछा जाए प्रोजेक्ट एलिफेंट कब आया, प्रोजेक्ट हाथी कब आया, आप आंसर क्या करोगे, आप आंसर करोगे 1992 में प्रोजेक्ट एलिफेंट, प्रोजेक्ट हाथी आया। विरासत पशु घोषित किया गया है 2010 में हाथी दिवस। और विश्व युवा दिवस मनाते हैं कब, 12 अगस्त को। 25 मई को याद रखिएगा क्या हो जाएगा, तो 25 मई को फुटबॉल दिवस, इस ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और महत्वपूर्ण क्यों है, क्योंकि इसकी घोषणा 2024 में की गई है, ठीक है, 25 मई को फुटबॉल दिवस मनाने की घोषणा 2024 में की गई है, इसलिए ये फुटबॉल दिवस बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो 25 मई को याद रखेंगे, फुटबॉल दिवस मनाते हैं। और क्या करते हैं, और याद रखिएगा अंतरराष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस भी मनाते हैं, क्या करते हैं, अंतरराष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस भी मनाते हैं, ठीक है। 25 मई की अगर हम लोग बात करें तो 25 मई को फुटबॉल दिवस मनाते हैं। और क्या करते हैं, और अंतरराष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस मनाते हैं कब, 25 मई को। 12 अगस्त को विश्व युवा दिवस और हाथी दिवस मनाते हैं, ठीक है, हाथी को विरासत पशु घोषित किया गया और प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992। विश्व रोगी सुरक्षा दिवस क्या हो जाएगा, तो आप आंसर करोगे 17 सितंबर को। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़िएगा, अगले प्रश्न का आंसर करना। पहले प्रजापालन दिवस किस राज्य में मनाया गया, बताइएगा क्या हो जाएगा, पहला प्रजापालन दिवस। अब ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि ये नया दिवस है और इसकी घोषणा भी बहुत जल्द की गई है, ठीक है। इसकी जो घोषणा है वो 2024 में की गई, ठीक है। अगर हम लोग बात करेंगे तो पहले प्रजापालन दिवस किस राज्य में मनाया गया, इसकी भी घोषणा 2024 में की गई, बताओ क्या हो जाएगा। तो गुजरात, तेलंगाना, महाराष्ट्र या फिर मध्य प्रदेश, क्या हो जाएगा, फटाफट सभी लोग आंसर करना, क्या हो जाएगा। तो कहाँ पर पहला प्रजापालन दिवस मनाया गया, तो आपको पता है, ठीक है, आपको पता है 17 सितंबर को, सबसे पहले तो ये याद रखिएगा क्या करेंगे, तो 17 सितंबर को ये प्रजापालन दिवस मनाया जाता है। और क्यों मनाया जाता है, क्योंकि 17 सितंबर 1948 को, 17 सितंबर 1948 को जो आंध्र प्रदेश राज्य था, ठीक है, जो आंध्र प्रदेश राज्य था, जो आंध्र प्रदेश नहीं, इसको आप क्या करोगे, जिसको आप कहोगे हैदराबाद, ठीक है, 17 सितंबर 1948 को जो हैदराबाद रियासत थी, तो हैदराबाद रियासत का क्या हुआ था, भारत में विलय हुआ था, ठीक है, हैदराबाद रियासत का भारत में विलय हुआ था। हैदराबाद का अगर आपसे विलय पूछा जाए किस आधार पर किया गया था, तो आप आंसर करोगे सशस्त्र सेना कार्रवाई के द्वारा, ठीक है, क्या होगा, तो हैदराबाद का भारत में सशस्त्र सेना कार्यवाही के द्वारा क्या किया गया था, विलय किया गया था। और इसके लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था, तो इसके लिए भारत सरकार ने ऑपरेशन पोलो चलाया था, ठीक है, कौन सा, तो भारत सरकार ने हैदराबाद को भारत में मिलाने के लिए ऑपरेशन ऑपरेशन क्या किया था, तो ऑपरेशन पोलो चलाया था। सशस्त्र सेना कार्रवाई के द्वारा क्या किया गया था, हैदराबाद का विलय किया गया था। और हैदराबाद के निजाम ने 17 सितंबर को क्या किया था, संधि समझौते पर हस्ताक्षर किया था। इसीलिए 17 सितंबर को 1948 को तेलंगाना ने पहले प्रजापालन दिवस के रूप में मनाया है।
तेलंगाना की राजधानी क्या है? आप आंसर करोगे हैदराबाद। तेलंगाना की राजधानी क्या है? आप आंसर करोगे हैदराबाद। कौन सी नदी के किनारे? आप आंसर करोगे मूसी नदी। कौन सी नदी? तो मूसी नदी के किनारे, ठीक है। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है। कौन सी नदी के किनारे? मूसी नदी के किनारे। 17 सितंबर को प्रजापालन दिवस मनाया जाएगा। तेलंगाना राज्य ने मनाया। और क्यों मनाया है? क्योंकि इसी दिन हैदराबाद के जो निजाम थे उन्होंने संधि समझौते पर हस्ताक्षर किया था और भारत में इसका विलय हुआ था। ठीक, आगे बढ़िएगा। क्रिप्टो करेंसी को अपनाने में भारत कौन से स्थान पर है? ठीक है, क्रिप्टो करेंसी को, ठीक है, क्रिप्टो करेंसी क्या है? तो ये एक वर्चुअल मुद्रा है, वर्चुअल करेंसी है। और इसको अपनाने में भारत का कौन सा स्थान है? 2, 5, 4, 6, क्या आंसर करिएगा? तो क्रिप्टो करेंसी को अपनाने में भारत का कौन सा स्थान है? आप आंसर कर दोगे दूसरा स्थान, ठीक है। कौन सा? तो क्रिप्टो करेंसी को अपनाने में भारत का कौन सा स्थान है? आप आंसर कर दोगे दूसरा स्थान है, ठीक है। याद रखिएगा, क्रिप्टो करेंसी क्या है? तो वर्चुअल मुद्रा है। अगर आपसे पूछा जाए वर्चुअल मुद्रा को अपनाने वाला पहला देश कौन सा है, तो आप आंसर करोगे अल सल्वाडोर, ठीक है। कौन सा? तो अल सल्वाडोर है जो क्या करता है, जो वर्चुअल करेंसी को, ठीक है, वर्चुअल करेंसी को मान्यता देने वाला पहला देश है। और कौन सी मुद्रा थी? तो बिटकॉइन। बिटकॉइन एक वर्चुअल करेंसी है और इसको मान्यता देने वाला सबसे पहला देश विश्व में कौन सा है? अल सल्वाडोर है। तो क्रिप्टो करेंसी याद रखिएगा क्या है, तो ये भी एक वर्चुअल करेंसी है, ठीक है। और इसको अपनाने में भारत दूसरे पोजीशन पर है। आगे बढ़ेंगे। विश्व खाद्य भारत 2024 सम्मेलन में भागीदार देश कौन सा है? बताइएगा क्या हो जाएगा? तो विश्व खाद्य भारत 2024 सम्मेलन में भागीदार देश कौन होता है? विश्व खाद्य भारत 2024 सम्मेलन में भागीदार देश कौन होता है? अमेरिका, इंग्लैंड, जापान, इंडोनेशिया। बताइएगा क्या हो जाएगा? विश्व खाद्य भारत 2024 सम्मेलन में भागीदार देश कौन है? आप आंसर क्या करोगे? जापान, ठीक है। क्या करोगे? तो जापान। जापान की अगर हम लोग बात करें तो जापान का जापानी भाषा में जो नाम है वो क्या है? वो है निप्पन, ठीक है। क्या है? तो जापान का जापानी भाषा में जो नाम है वो है निप्पन। और पिछली बार एग्जाम में ये पूछा गया था कि निप्पन का अर्थ क्या होता है? तो निप्पन का जो अर्थ होता है वो होता है पूर्व का देश, ठीक है। क्या होता है? तो पूर्व का देश होता है, ठीक है। क्या होता है? तो जापान का जापानी भाषा में जो नाम है वो है निप्पन, पूर्व का देश। जापान को क्या करते हैं? जापान को उगते हुए सूर्य का देश भी कहते हैं, ठीक है। क्या करते हैं? उगते हुए सूर्य का देश भी कहते हैं, उगते हुए सूर्य का देश भी कहते हैं, ठीक है। साथ ही साथ जापान में भूकंप बहुत आते हैं तो जापान को भूकंपों का देश भी कहते हैं, ठीक है। क्या करते हैं? तो भूकंपों का देश भी कहते हैं, ठीक। जापान की राजधानी जो है वो टोक्यो है, ठीक है। क्या है? तो जापान की राजधानी जो है वो टोक्यो है। और टोक्यो होन्शु द्वीप पर है, ठीक है। कौन से? तो होन्शु द्वीप पर है। जापान की राजधानी टोक्यो होन्शु द्वीप पर है। और जापान की मुद्रा क्या है? तो मुद्रा अगर आपसे पूछा जाएगा तो मुद्रा आप आंसर क्या करोगे? तो जापान की मुद्रा है येन, ठीक है। क्या है? तो जापान की मुद्रा है येन। और राजधानी जो है वो टोक्यो है, होन्शु द्वीप पर है। होन्शु द्वीप क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है, ठीक है। जापान में अगर हम लोग बात करेंगे तो जापान में जो ये होन्शु द्वीप है ये क्षेत्रफल की दृष्टि से क्या है? तो ये सबसे बड़ा है, ठीक है। इसी होन्शु द्वीप पर ही आपको क्या हो जाएगा? इसी होन्शु द्वीप पर आपको फ्यूजियामा ज्वालामुखी भी देखने को मिलेगा। इसी होन्शु द्वीप पर आपको फुजियामा ज्वालामुखी भी देखने को मिलेगा, ठीक है। आपसे प्रश्न पूछा जाता है फ्यूजियामा ज्वालामुखी कहाँ पर है, तो आप आंसर करोगे जापान में। जापान में कहाँ पर है? होन्शु द्वीप पर है, ठीक है। याद रखिएगा। इसी होन्शु द्वीप पर ही जापान में अगर हम लोग बात करेंगे तो ओसाका है। इसी होन्शु द्वीप पर ही अगर हम लोग बात करेंगे तो जापान में ओसाका है। और ओसाका को जापान का मानचेस्टर कहते हैं, ठीक है। क्या करते हैं? तो ओसाका को जापान का मानचेस्टर कहते हैं। इसी होन्शु द्वीप पर ही अगर हम लोग बात करेंगे, इसी होन्शु द्वीप पर ही क्या है? तो हिरोशिमा है। इसी होन्शु द्वीप पर क्या है? तो हिरोशिमा है। और हिरोशिमा पर क्या हुआ था? तो 6 अगस्त 1945 को विश्व में पहली बार परमाणु बम गिराया गया था। 6 अगस्त 1945 को क्या किया गया था? तो हिरोशिमा पर विश्व में पहली बार परमाणु बम गिराया गया था। नाम क्या था उसका? आप आंसर करोगे लिटिल बॉय, ठीक है। क्या होगा? लिटिल बॉय नामक परमाणु बम जो है 6 अगस्त 1945 को गिराया गया था हिरोशिमा पर। हिरोशिमा किस द्वीप पर है? होन्शु द्वीप पर। ओसाका जिसे जापान का मानचेस्टर कहते हैं किस द्वीप पर है? होन्शु द्वीप पर। फ्यूजियामा ज्वालामुखी किस द्वीप पर? होन्शु द्वीप पर। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा ज्वालामुखी कौन सा? जो है होन्शु। जापान की राजधानी टोक्यो ये भी होन्शु द्वीप पर है, ठीक है। याद रखेंगे। मुद्रा क्या है? यहाँ की येन है, ठीक है। जापान का जापानी भाषा में नाम क्या है? निप्पन, जिसे पूर्व का देश कहते हैं, उगते हुए सूर्य का देश कहते हैं, भूकंपों का देश भी कहते हैं, ठीक है। याद रखिएगा।
तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर विश्व खाद्य भारत 2024 सम्मेलन में भारत का जो भागीदार देश है वो कौन है, तो आप आंसर करोगे जापान है। ठीक है, कौन है, आप आंसर करोगे जापान है। ठीक है, ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़िएगा अगले प्रश्न की तरफ। लेपाक्षी मंदिर किस राज्य में, बताइएगा लेपाक्षी मंदिर किस राज्य में, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। लेपाक्षी मंदिर किस राज्य में है, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। तो कल भी मैंने आप लोगों को बहुत सारे मंदिरों के नाम बताए थे। ठीक है, जैसे अगर हम लोग बात कर ले कौन सा, जैसे सबरीमाला मंदिर बात कर ले। ठीक है, कौन सा, सबरीमाला मंदिर बात कर ले। सबरीमाला मंदिर कहाँ पर है, तो आप आंसर करोगे केरल में। ठीक है, कहाँ पर, केरल में। ठीक है, आपसे मीनाक्षी मंदिर पूछ ले। ठीक है, कौन सा, मीनाक्षी मंदिर पूछ ले, या फिर आपसे रथ मंदिर पूछ ले। ठीक है, क्या कर ले, मीनाक्षी मंदिर पूछ ले, आपसे रथ मंदिर पूछ ले। ठीक है, रथ मंदिर पूछ ले, या फिर आपसे बृहदेश्वर मंदिर पूछ ले। ठीक है, कौन सा, तो बृहदेश्वर मंदिर पूछ ले। ठीक है, बृहदेश्वर मंदिर, या फिर इसी को राज राजेश्वर मंदिर भी कहते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, तो इसी को राज राजेश्वर मंदिर भी कहते हैं, राज राजेश्वर मंदिर भी कहते हैं। ठीक है, तो आपसे क्या कर ले, आपसे मीनाक्षी मंदिर पूछ ले। ठीक है, आपसे रथ मंदिर पूछ ले, या फिर आपसे जो है बृहदेश्वर मंदिर, राज राजेश्वर मंदिर पूछ ले। ये सभी कहाँ पर है, तो ये सभी तमिलनाडु में। ठीक है, कहाँ पर, तमिलनाडु में। सबरीमाला मंदिर केरल में है। ठीक है, सबरीमाला मंदिर केरल में है, मीनाक्षी मंदिर, रथ मंदिर, और क्या हो जाएगा, और बृहदेश्वर मंदिर, राज राजेश्वर मंदिर कहाँ पर है, तो ये आप आंसर करोगे तमिलनाडु में। ठीक है, खजुराहो मंदिर अगर आपसे पूछ ले, खजुराहो के मंदिर कहाँ पर है, तो आप आंसर करोगे मध्य प्रदेश में। ठीक है, कहाँ पर, मध्य प्रदेश में। एलोरा, अजंता, एलिफेंटा अगर आपसे पूछा जाए, एलोरा, अजंता, एलिफेंटा अगर आपसे पूछा जाए, तो आप आंसर क्या करोगे, तो आप आंसर करोगे महाराष्ट्र में। एलोरा, अजंता, एलिफेंटा, ये सब कहाँ पर है, तो ये सब आप कहोगे महाराष्ट्र में। अगर आपसे पूछा जाए कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ पर है, 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 तो आप आंसर क्या करोगे, आप आंसर करोगे उड़ीसा में। कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ पर, उड़ीसा में। ठीक है, अगर आपसे लिंगराज मंदिर पूछ ले, लिंगराज मंदिर पूछ ले, लिंगराज मंदिर पूछ ले, तो भी आप आंसर क्या करोगे, तो लिंगराज मंदिर भी कहाँ पर है, तो उड़ीसा में। ठीक है, कहाँ पर, तो लिंगराज मंदिर भी कहाँ पर है, तो उड़ीसा में है। ठीक है, याद रखिएगा। लेपाक्षी मंदिर अगर आपसे पूछा जाएगा, तो आप आंसर करोगे कहाँ पर, आंध्र प्रदेश। लेपाक्षी मंदिर कहाँ पर है, तो आंध्र प्रदेश। तो मंदिरों से संबंधित प्रश्न आपसे बनते हैं। ठीक है, मंदिरों से संबंधित प्रश्न आपसे बन जाते हैं। ठीक है, आपसे पूछे जाते हैं, तो जरूर याद रखिएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, लेपाक्षी मंदिर आंध्र प्रदेश में। ऑप्शन संख्या डी आंसर कर दोगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। किस में आरबीसी में केंद्रक होता है, बताइएगा क्या हो जाएगा। तो अगर हम लोग बात करेंगे तो आरबीसी में केंद्रक नहीं होता है, लेकिन इनमें से अगर हम लोग बात करेंगे तो कौन सा जानवर है जिसमें आरबीसी में केंद्रक होता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये ऐसा क्वेश्चन है ना जो आपको आपके एग्जाम में निश्चित रूप से देखने को मिलेगा। याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार पूछा गया। बताइएगा आरबीसी में केंद्रक किसके, कौन सा जानवर है जिसमें आरबीसी में केंद्रक होता है, गाय, हाथी, ऊंट या फिर घोड़ा। क्या आंसर करोगे, कौन सा जानवर है जिसमें आरबीसी में केंद्रक होता है, बताइएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्या आंसर करोगे, तो आंसर कर दोगे आप ऊंट। याद रखिएगा पूरे विश्व में दो ही जानवर हैं, कौन कौन से, एक ऊंट है और एक लामा है। ठीक है, याद रखिएगा ये दो जानवर। ठीक है, पूरे विश्व में अगर हम लोग बात करेंगे तो दो ही जानवर हैं, कौन कौन से, एक ऊंट है और एक लामा है। यही दो जानवर है जिनमें आरबीसी में केंद्रक मिलता है। ठीक है, इसके अलावा और किसी में आरबीसी में केंद्रक नहीं होता है। ठीक है, दो ही जानवर आपको देखने को मिलेंगे, एक ऊंट और एक लामा, जिनमें क्या होगा, जिनमें आपको आरबीसी में केंद्रक देखने को मिलेंगे। और किसी भी जानवर में आपको आरबीसी में केंद्रक नहीं मिलेगा, यही दो मिलेंगे। ठीक है, याद रखिएगा दोनों अपवाद हैं और यही से प्रश्न बन जाता है। तो ऊंट आंसर कर दोगे। ठीक है, अच्छा अगर हम लोग बात कर ले सिंधु सभ्यता की, अगर हम लोग सिंधु सभ्यता की बात कर ले तो सिंधु सभ्यता की मोहरों पर आपको पता होना चाहिए, सिंधु सभ्यता की मोहरों पर, सिंधु घाटी सभ्यता की मोहरों पर गाय की, ठीक है किसकी, तो गाय के, घोड़े के और ऊंट के चित्र नहीं मिलते हैं। याद रखिएगा सिंधु घाटी सभ्यता में भी अगर हम लोग बात करेंगे तो सिंधु घाटी सभ्यता की मोहरों में आपको गाय के, घोड़े के और ऊंट के प्रमाण जो है, चित्र जो है वो नहीं मिलते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। तो क्या हो जाएगा, तो आरबीसी में केंद्र किसमें नहीं होते हैं, तो ऊंट और लामा दो के नाम आप याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। किडनी का प्राथमिक कार्य क्या, बताइएगा, पूछा गया प्रश्न है आपके एग्जाम में। किडनी का प्राथमिक कार्य क्या है, रक्त का परिसंचरण करना, ऑक्सीजन का परिवहन करना, रक्त को शुद्ध करना, उपरोक्त सभी। किडनी का प्राथमिक कार्य क्या है, बताइएगा क्या हो जाएगा, रक्त का परिसंचरण करना, ऑक्सीजन का परिवहन करना, ठीक है, रक्त को
शुद्ध करना या फिर उपरोक्त सभी, क्या हो जाएगा, तो रक्त का परिसंचरण करने का जो काम है तो वो किसका, तो वो तो हृदय करता है, ठीक है, क्या करता है, तो हृदय जो है वो आपका पंप करता है और रक्त को क्या करता है, पूरे शरीर में भेजता है। ऑक्सीजन का परिवहन करने का काम कौन करता है, तो आप आंसर क्या करोगे, तो आप आंसर करोगे हीमोग्लोबिन, ठीक है, कौन करता है, तो हीमोग्लोबिन, ठीक है, हीमोग्लोबिन क्या करता है, तो हीमोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन का परिवहन करने का काम करता है, ठीक है। किडनी का काम क्या होता है, तो आप आंसर करोगे रक्त को शुद्ध करना, क्या करोगे, तो आप आंसर करोगे रक्त को शुद्ध करना, ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था, बताइएगा क्या हो जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था, मेंडल, डार्विन, लैमार्क, रॉबर्ट हुक, क्या आंसर करिएगा। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट संविधान जो सिद्धांत है ये किसने प्रस्तुत किया था, क्या आंसर करो। देखो मेंडल की अगर हम लोग बात करें तो मेंडल जो है ये मटर के दाने पर आनुवंशिकता की खोज को करने के लिए जाने जाते हैं, ठीक है, क्या हो जाएगा, तो अगर हम लोग बात करेंगे तो जो ये ग्रेगर मंडल है तो ये क्या करते हैं, तो ये मटर के दाने पर इन्होंने आनुवंशिकता की खोज की थी, ठीक है, तो ये इसके लिए जाने जाते हैं, ठीक। रॉबर्ट हुक की अगर हम लोग बात करेंगे तो रॉबर्ट हुक जो है वो कोशिका के लिए जाने थे, ठीक है, किसके लिए, तो रॉबर्ट हुक कोशिका की खोज करने के लिए जाने जाते हैं। यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएंगे चार्ल्स डार्विन हो जाएंगे, ठीक है, कौन हो जाएंगे, तो चार्ल्स डार्विन हो जाएंगे। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट सिद्धांत को प्रस्तुत किया, ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, तो बी बिल्कुल एकदम करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक। ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार किस वर्ष समाप्त हुए, ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार किस वर्ष समाप्त हुए, बताइएगा क्या हो जाएगा, तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो है इसकी स्थापना कब हुई, तो इसकी स्थापना होगी 1600 में, ठीक है, 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होगी। और उस समय मुगल बादशाह कौन थे, तो उस समय मुगल बादशाह की अगर हम लोग बात करेंगे तो मुगल बादशाह जो थे वो थे अकबर, ठीक है, तो भारत में मुगल बादशाह अकबर थे जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हो रही है, ठीक है। 1608 में अगर हम लोग बात करें तो 1608 में क्या हो रहा है, 1608 में कैप्टन हॉकिंस भारत आ रहा है, ठीक है, कौन आ रहा है, तो कैप्टन हॉकिंस जो है ये भारत आ रहा है, किसके समय में आएगा, तो जहांगीर के समय में आएगा, ठीक है, किसके समय में, तो जहांगीर के समय में हॉकिंस भारत आता है। और हॉकिंस को जहांगीर ने फिरंगी खां, ठीक है, क्या हो जाएगा, तो फिरंगी खां और इंग्लिश खां की उपाधि प्रदान की थी, ठीक है, क्या किया था, जहांगीर ने फिरंगी खां और इंग्लिश खां की उपाधि हॉकिंस को प्रदान की थी। हॉकिंस 1608 में आ रहा है और 1608 में ही अंग्रेजों का पहला कारखाना सूरत में लग रहा है, ठीक है, अंग्रेजों का पहला कारखाना कहाँ पर, तो सूरत में अगर हम लोग बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो सूरत में पहला कारखाना लगेगा, ठीक है, क्या होगा, अंग्रेजों का पहला कारखाना कहाँ पर, तो सूरत में लगेगा, कब लगेगा, 1608 में। 1615 में अगर हम लोग बात करें तो 1615 में अंग्रेज यात्री सर टॉमस रो भारत आता है, ठीक है, कौन आता है, तो आंसर कर दोगे सर टॉमस रो, ठीक है, कौन आता है, आप आंसर कर दोगे सर टॉमस रो, 1615 में जो है ये भारत आता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार किस एक्ट से समाप्त किए गए, क्या आंसर करोगे, 1833, 1858, 1835, 1813, आंसर कर दोगे 1813, ठीक है, क्या हो जाएगा, 1813 के एक्ट से अगर हम लोग बात करेंगे तो कंपनी का व्यापारिक अधिकार समाप्त कर दिया जाता है चाय चीन को छोड़कर। और जो चाय चीन वाला अधिकार था वो क्या हो जाएगा, चाय और चीन का जो व्यापारिक अधिकार था वो 1833 में समाप्त होगा। तो चाय चीन को छोड़ दिया जाए तो बाकी सारे जो व्यापारिक अधिकार थे वो क्या हो जाएंगे, वो 1813 से ईस्ट इंडिया कंपनी के समाप्त हो जाएंगे। इसके अलावा याद रखिएगा इसी इसी 1813 के एक्ट से 1 लाख रुपए प्रति वर्ष भारतीय शिक्षा पर खर्च करने की बात की गई। 1 लाख रुपए प्रति वर्ष क्या किया गया, तो प्रति वर्ष भारतीय भारतीय जो भाषा है या भारतीय जो शिक्षा है उस पर खर्च करने की बात की गई। भारतीय शिक्षा पर खर्च करने की बात किस एक्ट में की गई, तो 1813 के एक्ट में। इसी एक्ट के द्वारा याद रखिएगा जो ईसाई धर्म प्रचारक थे, ईसाई धर्म प्रचारकों को भारत में धर्म प्रचार की छूट मिल गई। ईसाई धर्म प्रचारकों को क्या हो गया, तो धर्म प्रचारकों को भारत में धर्म प्रचार की छूट मिल गई थी, ठीक है, भारत में धर्म प्रचार की छूट मिल गई थी किस एक्ट से, 1813 के एक्ट से, ठीक है। 1 लाख रुपए प्रति वर्ष भारतीय शिक्षा पर खर्च करने का प्रावधान किया गया। और ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकार जो है समाप्त कर दिए गए चाय चीन को छोड़कर। और जो चाय चीन वाला अधिकार था वो 1835 में समाप्त कर दिया था, ठीक है। तो ऑप्शन संख्या क्या करोगे, तो डी आंसर करोगे, ठीक। अकबर ने मजहर की घोषणा किस वर्ष की थी, बताइएगा अकबर ने मजहर की घोषणा कब की थी। मजहर क्या होता है, तो मजहर जो होता है ये धार्मिक घोषणा पत्र था, ठीक है, क्या था, तो ये धार्मिक घोषणा पत्र था, ठीक है। मजहर क्या था, तो ये धार्मिक घोषणा पत्र था। और इसी मजहर में, इसी धार्मिक घोषणा पत्र में अकबर ऐलान करता है कि अब उसको जो राज्य के लिए सही लगेगा वो
उसको करेगा, ठीक है। वो मुल्ला मौलवी काजी उलेमा जो है तो उनकी बात को मानने के लिए बाध्यकारी नहीं है, उसको राज्य के लिए जो सही लगेगा वो करेगा, और जो वो आदेश देगा अब वो मौलवी काजी उलेमा को भी मानना अनिवार्य होगा। तो अकबर ने मजहर धार्मिक घोषणा पत्र जो है की घोषणा कब की थी, आपसे ये पूछ रहा है। और ये जो धार्मिक घोषणा पत्र है इसको इसका प्रारूप किसने तैयार किया, अगर आपसे पूछा जाए जो मजहर की जो घोषणा कर रहा है, जो धार्मिक घोषणा कर रहा है, इसका प्रारूप किसने तैयार किया था, तो आप आंसर करोगे शेख मुबारक ने, ठीक है। किसने, तो शेख मुबारक ने इसका क्या किया था, प्रारूप तैयार किया था। और धार्मिक घोषणा कब, ये मजहर की घोषणा कब कर रहा है, आप आंसर करोगे 1579 में, ठीक है। कब, 1579 में, ठीक है। अकबर की अगर हम लोग बात करें तो अकबर 1556 में, ठीक है, क्या हो रहा है, 1556 में 14 वर्ष की आयु में क्या हो रहा है, 14 वर्ष में राजा बनता है, ठीक है। क्या हो जाएगा, तो 1556 में अगर हम लोग बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो अकबर जो है वो 1556 में 14 वर्ष की आयु में राजा बनता है, ठीक है। इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो 1562 में अकबर ने क्या किया, तो अकबर ने दास प्रथा को बंद किया। 1562 में दास प्रथा को बंद किया। 1563 में अगर हम लोग बात करें तो उसने क्या किया, तो उसने तीर्थ यात्रा कर को समाप्त किया, तीर्थ यात्रा कर को समाप्त किया। 1564 में अगर हम लोग बात करें तो उसने क्या किया, तो उसने अकबर ने जजिया कर को समाप्त किया, ठीक है। क्या किया, जजिया कर को समाप्त किया। 1575 में गुजरात विजय के उपलक्ष्य में 1575 में गुजरात विजय के उपलक्ष्य में क्या करता है, तो फतेहपुर सीकरी का निर्माण कराएगा, ठीक है। क्या होगा, तो फतेहपुर सीकरी का निर्माण कराता है, ठीक है। क्या करेगा, तो फतेहपुर सीकरी का निर्माण कराएगा, और इसी फतेहपुर सीकरी में क्या करेगा, इबादत खाने का निर्माण कराएगा, क्या करेगा, इबादत खाने का निर्माण कराएगा, ठीक है। 1575 में अगर हम लोग बात करेंगे तो गुजरात विजय के उपलक्ष्य में फतेहपुर सीकरी का निर्माण कराता है, और इसी में क्या करेगा, इबादत खाने का निर्माण कराएगा, ठीक। 1578 में अगर हम लोग बात करें, 1578 में क्या कर रहा है, तो ये जो इबादत खाना है ये प्रारंभ में सिर्फ मुस्लिम वर्ग के लोगों के लिए था। इबादत खाने को क्या करेगा, इबादत खाने को सभी धर्मों के लिए खोल देता है। 1578 में क्या करेगा, इबादत खाने को सभी धर्मों के लिए क्या कर देता है, खोल देता है। 1578 में अगर हम लोग बात करेंगे इबादत खाने को सभी धर्मों के लिए खोल देता है। 1579 में अगर हम लोग बात करेंगे, अकबर क्या कर रहा है, मजहर की घोषणा कर रहा है। 1582 में अकबर ने क्या किया, तो दीन ए इलाही धर्म की घोषणा की। कौन से, तो दीन ए इलाही धर्म की घोषणा की। और इस धर्म को स्वीकार करने वाला एकमात्र हिंदू कौन था, इस धर्म को स्वीकार करने वाला एकमात्र हिंदू कौन था, आप आंसर करोगे बीरबल। कौन था, तो इस, ठीक है। अगर हम लोग बात करेंगे तो 1582 में दीन इलाही धर्म को स्वीकार करता है अकबर, और इस धर्म को स्वीकार करने वाला एकमात्र हिंदू कौन था, बीरबल था। बीरबल का अगर आपसे वास्तविक नाम पूछा जाए आप आंसर क्या करोगे, तो वास्तविक नाम आप आंसर करोगे महेश दास, ठीक है। क्या नाम था, आप आंसर करोगे महेश दास। बीरबल का वास्तविक नाम क्या था, आप आंसर करोगे महेश दास था। और ये जो बीरबल है, महेश दास हैं, इनका याद रखिएगा यूसुफ जाइयों के विद्रोह को दबाने के दौरान मृत्यु हुई थी। तो आपसे ये भी पूछा जाता है, ठीक है, ये भी आपसे पूछा जाता है कि किस अभियान के दौरान बीरबल या फिर महेश दास की मृत्यु हुई थी। तो यूसुफ जाइयों के विरुद्ध विद्रोह का दमन करने के दौरान, याद रखिएगा कश्मीर में यूसुफ जाई जो अफगान बलूची थे, यूसुफ जाई जो थे उनके विद्रोह का दमन करने के दौरान बीरबल महेश दास का क्या हुआ था, निधन हो गया था, मृत्यु हो गई थी। एकमात्र हिंदू हैं इन्होंने दीन इलाही धर्म को स्वीकार किया था। वास्तविक नाम क्या है इनका, महेश दास, ठीक है। 1583 में अगर हम लोग बात करें तो अकबर ने क्या किया, अकबर ने इलाही संवत शुरू किया, ठीक है। क्या किया, तो अकबर ने इलाही संवत शुरू किया। तो ये अकबर के काल की कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं हैं जिनको आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। विधान परिषद की स्थापना या उन्मूलन का अधिकार किस अनुच्छेद में, विधान परिषद की स्थापना या उन्मूलन का अधिकार किस अनुच्छेद में, ये आपको बताना है। बताइएगा क्या हो जाएगा, ठीक है। अनुच्छेद 169, 170, 171 या फिर 169, बताइएगा क्या हो जाएगा। तो विधान परिषद जो होता है ये राज्य का क्या होता है, ये राज्य का द्वितीय सदन होता है, ठीक है। क्या होता है, विधान परिषद जो होता है ये राज्य का द्वितीय सदन होता है, उच्च सदन होता है, और क्या होता है, और अस्थाई सदन होता है, ठीक है। विधान परिषद जो होता है ये राज्य का द्वितीय सदन होता है, उच्च सदन होता है, अस्थाई सदन होता है, ठीक है। विधान परिषद की अगर हम लोग बात करें तो विधान परिषद भंग नहीं होता है, विधान परिषद भंग नहीं होता है, भंग नहीं होता है, लेकिन समाप्त हो सकता है। याद रखिएगा विधान परिषद एक ऐसा सदन है जो भंग नहीं हो सकता है लेकिन
समाप्त हो सकता है। ठीक है, क्या हो सकता है? भंग नहीं हो सकता है, लेकिन समाप्त हो सकता है। ठीक है, याद रखिएगा। विधान परिषद जो है, इसके लिए सदस्यों की जो आयु सीमा है, विधान परिषद का अगर सदस्य बनना है तो आयु क्या होनी चाहिए? 30 वर्ष होनी चाहिए। कितनी? 30 वर्ष होनी चाहिए। कार्यकाल अगर आपसे पूछ ले कि कार्यकाल क्या होता है विधान परिषद का, तो आंसर क्या करोगे? आप कहोगे 6 वर्ष होता है। कितना? 6 वर्ष होता है। विधान परिषद में 1/6 सदस्य क्या होते हैं? तो 1/6 सदस्य जो हैं वो राज्यपाल के द्वारा मनोनीत होते हैं। 1/6 सदस्य क्या होते हैं? राज्यपाल के द्वारा मनोनीत होते हैं। 1/6 सदस्य जो होते हैं वो राज्यपाल के द्वारा मनोनीत होते हैं। याद रखिएगा, 1/6 सदस्य राज्यपाल के द्वारा मनोनीत होते हैं। कहाँ पर? विधान परिषद में। विधान परिषद की स्थापना या उन्मूलन का अधिकार किसको है? आप आंसर करोगे संसद को। विधान परिषद की स्थापना या उन्मूलन का अधिकार किसको है? संसद को है। किस अनुच्छेद में है? 169 में। किस में? 169 में। विधान परिषद की स्थापना या उन्मूलन का अधिकार किस अनुच्छेद में है? आप आंसर करोगे कहाँ पर? आप आंसर करोगे कहाँ पर? 169 में। ठीक, आगे बढ़ेंगे। मेहरौली स्तंभ लेख किसका है? बताइएगा, मेहरौली स्तंभ लेख किसका है? चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, अशोक। क्या हो जाएगा? मेहरौली स्तंभ लेख कहाँ पर? जल्दी से बताइएगा क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। जितने मेरे भाई बहन बाद में जुड़े हैं, जितने लोगों ने सेशन को शेयर नहीं किया, तो एक बार आप लोगों से निवेदन करूंगा कि सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा बताइएगा? मेहरौली स्तंभ लेख। तो ये करेक्ट आंसर आप क्या करोगे? आप आंसर करोगे चंद्रगुप्त द्वितीय का है। किसका है? तो चंद्रगुप्त द्वितीय का है मेहरौली स्तंभ लेख। ठीक है, कहाँ पर है ये मेहरौली स्तंभ लेख? तो ये आपको कुतुब मीनार परिसर में देखने को मिलेगा। ठीक है, कहाँ पर? तो ये आपको कुतुब मीनार परिसर में देखने को मिलेगा। मेहरौली स्तंभ लेख आपको कहाँ पर? तो आप आंसर करोगे कहाँ पर? कुतुब मीनार परिसर में देखने को मिलेगा। किसने बनवाया? तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने बनवाया। चंद्रगुप्त द्वितीय को ही हम लोग विक्रमादित्य के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? तो इन्हीं को हम लोग विक्रमादित्य के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, और इन्होंने शकों को पराजित करने के उपलक्ष्य में सकारी की उपाधि भी धारण की थी। ठीक है, क्या किया था? तो सकारी की उपाधि भी धारण की थी। और क्या किया था? और इन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। इन्होंने कुतुब मीनार परिसर में मेहरौली स्तंभ लेख का निर्माण कराया। ठीक है, इनके दरबार में 9 रत्न रहा करते थे। ठीक है, क्या होगा? तो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य जो है, इनके दरबार में 9 रत्न रहा करते थे, जिसमें कालिदास और बरामिहिर भी प्रमुख है। ठीक है, कौन कौन से? तो कालिदास और बरामिहिर। अगर हम लोग बात करें, कालिदास और बरामिहिर किस काल के हैं? तो आप आंसर करोगे गुप्त काल के हैं। और किसके समय में? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में। ठीक है, इनकी अगर आपसे द्वितीय राजधानी पूछी जाए, इनकी द्वितीय राजधानी क्या थी? इनकी द्वितीय राजधानी जो थी चंद्रगुप्त द्वितीय की, विक्रमादित्य की जो द्वितीय राजधानी थी वो क्या थी? तो आप आंसर करोगे उज्जैनी थी। ठीक है, क्या थी? उज्जैनी थी। ठीक है, और याद रखेंगे इनकी 2 पत्नियां आपको देखने को मिलती हैं। कौन कौन सी? एक आप आंसर करोगे ध्रुव स्वामिनी देवी। ठीक है, कौन सी? तो आप आंसर करोगे ध्रुव स्वामिनी देवी। ठीक है, एक तो इनकी पत्नी थी ध्रुव स्वामिनी देवी, और दूसरी अगर हम लोग बात करेंगे तो दूसरी इनकी पत्नी जो थी वो थी कुबेर नागा। ठीक है, कौन थी? तो कुबेर नागा। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य की 2 पत्नियां थी, ध्रुव स्वामिनी देवी, कुबेर नागा। द्वितीय राजधानी इनकी उज्जैनी थी। इनके दरबार में 9 रत्न रहते थे। इन्होंने शकों को पराजित करने के उपलक्ष्य में विक्रमादित्य और सकारी की उपाधि धारण की थी। मेहरौली स्तंभ लेख का निर्माण कराया। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के समय में ही चीनी यात्री फाहियान भारत आएगा। ठीक है, कौन आएगा? तो चीनी यात्री फाहियान जो है वो इन्हीं के समय में भारत आता है, विक्रमादित्य के समय में। और विक्रमादित्य ने विक्रम संवत की शुरुआत की थी। ठीक है, किसकी? तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने अगर हम लोग बात करेंगे तो विक्रम संवत की शुरुआत की थी। और कब की थी? तो आंसर करोगे 57 ईसा पूर्व। ठीक है, क्या करोगे? तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने विक्रम संवत की शुरुआत की थी। कब की थी? तो आप आंसर करोगे कब? 57 ईसा पूर्व में। ठीक है, तो क्या आंसर हो जाएगा? तो आंसर कर दोगे आप चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य को। ठीक है, ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या सी बिल्कुल करेक्ट रहेगा। इन्होंने मेहरौली स्तंभ लेख का निर्माण कराया है। कहाँ पर? तो दिल्ली कुतुब मीनार परिसर में। ठीक है, ऑप्शन संख्या सी बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की। एनी बेसेंट किस वर्ष भारत आई थी? बताइएगा, एनी बेसेंट। एनी बेसेंट किस वर्ष भारत आई है? 1896, 1897, 1893 या फिर 1882? एनी बेसेंट के संदर्भ में आपको याद रखना है कि ये कहाँ से आई थी? तो ये आयरलैंड से आई थी। ठीक है, ये कहाँ से? तो ये भारत में आयरलैंड से आई थी। ठीक है, अच्छा, आयरलैंड से एक और प्रश्न बन जाता है कि हमारे संविधान में आयरलैंड से क्या लिया गया है? तो आप आंसर क्या करते हो? तो आप आंसर करते हो DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी।
नीति निदेशक तत्व, हमारे संविधान में नीति निदेशक तत्व जो है वो क्या होंगे, वो कहाँ से लिए गए हैं, तो आप आंसर करते हो आयरलैंड से। हमारे संविधान में नीति निदेशक तत्व किस भाग में उल्लेख है, तो भाग 4 आंसर कर दो। तो कहाँ पर, तो भाग 4 में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है। किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद, अनुच्छेद 36 से 51 में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है। और नीति निर्देशक तत्व हमने आयरलैंड से लिया, और आयरलैंड से ही एनी बेसेंट भी आ रही है। एनी बेसेंट के संदर्भ में एक और बात हम लोग याद रखते हैं कि ये क्या है, तो ये पहली पहली महिला अध्यक्ष है कांग्रेस की, ठीक है, क्या है, तो ये पहली महिला अध्यक्ष है, फर्स्ट जो है वुमेन प्रेसिडेंट है कांग्रेस की, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। किस अधिवेशन की इन्होंने अध्यक्षता की है, 1917 कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की। कौन से, तो 1917 के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की है, ठीक है, एनी बेसेंट ने। और ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष है। इनकी 2 पत्रिकाएं आपको देखने को मिलती हैं, कौन कौन सी, एक तो कॉमनवेल्थ, ठीक है, कौन सी, तो एक आपको कॉमनवेल्थ देखने को मिलती है, और कौन सी देखने को मिलेगी, और न्यू इंडिया, ठीक है, क्या होगा, तो न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ, ये एनी बेसेंट की 2 पत्रिकाएं आपको देखने को मिलती हैं। 1916 में इन्होंने होम रूल लीग की स्थापना भी की थी, ठीक है, कहाँ पर, इन्होंने होम रूल लीग की स्थापना की थी, कहाँ पर, मद्रास में, ठीक है, इन्होंने होम रूल लीग की स्थापना की थी, कहाँ पर, तो मद्रास में। अगर हम लोग बात करेंगे तो मद्रास में इन्होंने होम रूल लीग की स्थापना की थी 1916 में, ठीक। ये भारत किस वर्ष आई थी, आपसे ये पूछ रहा है, आंसर क्या करोगे, आंसर करोगे 1893 में, ठीक है, कब, 1893 में ये भारत आई थी, ठीक है। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, तो सी बिल्कुल एकदम करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। सर्वोच्च न्यायालय को न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति प्राप्त है, बताइएगा किस अनुच्छेद के तहत। सर्वोच्च न्यायालय को न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति किस अनुच्छेद के तहत प्राप्त है, ये आपसे बताना है। अनुच्छेद 124, 127, 129, 137। सर्वोच्च न्यायालय स्थापना कब हो रही है सर्वोच्च न्यायालय की, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना अगर हम लोग बात करें तो स्थापना हो रही है कब, 28 जनवरी, ठीक है, कब हो रही है, तो 28 जनवरी 1950 को, ठीक है, 28 जनवरी 1950 को सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हो रही है। और जब सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी तब एक मुख्य न्यायाधीश और 7 अन्य न्यायाधीश थे, ठीक है, क्या होगा, एक मुख्य न्यायाधीश और 7 अन्य न्यायाधीश थे, ठीक है। अगर आपसे पहले मुख्य न्यायाधीश पूछा जाए तो पहले मुख्य न्यायाधीश आप आंसर क्या करोगे, आप आंसर करोगे हीरालाल जे कानिया, ठीक है, क्या करोगे, तो आप आंसर करोगे हीरालाल जे कानिया जो है ये सर्वोच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश थे। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 28 जनवरी 1950 को हुई है, और एक मुख्य न्यायाधीश और 7 अन्य न्यायाधीश। वर्तमान में अगर हम लोग बात करें तो एक मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीश है, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं इनकी नियुक्ति आपसे पूछा जाए, इनकी नियुक्ति कौन करता है, या फिर आपसे पूछा जाए इनको शपथ कौन दिलाता है, या फिर आपसे ये पूछा जाए कि ये अपना त्यागपत्र किसको देते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, शपथ कौन दिलाता है, या त्यागपत्र कौन लेता है, तो क्या आंसर करोगे, तो तीनों आंसर होंगे आपके राष्ट्रपति। राष्ट्रपति ही सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है, राष्ट्रपति महोदय ही सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को शपथ दिलाते हैं, और राष्ट्रपति महोदय ही सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का त्यागपत्र भी लेते हैं। सर्वोच्च न्यायालय का अगर आपसे प्रावधान पूछा जाए कि किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय का प्रावधान किया गया है, तो आंसर क्या करोगे, तो आंसर करोगे आप अनुच्छेद 124 में, ठीक है, कहाँ पर, तो सर्वोच्च न्यायालय का अनुच्छेद 124 में प्रावधान किया गया। 127 में अगर हम लोग बात करेंगे तो 127 में क्या किया गया, तो तदर्थ न्यायाधीशों की बात की गई है। 127 में क्या किया गया, तो तदर्थ न्यायाधीशों की बात की गई है, ठीक है। 129 की अगर हम लोग बात करेंगे तो 129 में क्या किया गया, तो 129 में सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेखीय न्यायालय घोषित किया गया, ठीक है, क्या किया गया, तो अभिलेखीय न्यायालय घोषित किया गया, अभिलेखीय न्यायालय घोषित किया गया है, ठीक है, अनुच्छेद 129 में। अनुच्छेद 137 में अगर हम लोग बात करेंगे तो सर्वोच्च न्यायालय को न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति प्रदान की गई, ठीक है, न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति प्रदान की। देखो न्यायिक पुनर्विलोकन कहो, ठीक है, क्या करो, न्यायिक आप समीक्षा कहो, न्यायिक आप समीक्षा कहो, या फिर इसी को आप न्यायिक पुनर्विलोकन कहो, दोनों एक ही बात है, ठीक है। न्यायिक समीक्षा कहो या फिर न्यायिक पुनर्विलोकन कहो, एक ही बात है। और ये न्यायिक समीक्षा या पुनर्विलोकन ये कहाँ से लिया गया था, आप आंसर करोगे कहाँ से, अमेरिका से। न्यायिक समीक्षा कहो या फिर न्यायिक पुनर्विलोकन को कहाँ से लिया गया, अमेरिका से, ठीक। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। ट्रांस हिमालय का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा, बताइएगा क्या हो जाएगा, बहुत ही अच्छा सा प्रश्न। ट्रांस हिमालय का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है,
माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, K2 गार्डविन आस्टिन या फिर नंदा देवी। ठीक है, क्या हो जाएगा? ट्रांस हिमालय का सबसे ऊंचा शिखर। देखो ट्रांस हिमालय में अगर हम लोग बात करेंगे तो हमको 3 श्रेणियां देखने को मिलती हैं। ठीक है, कितनी? 3 श्रेणियां हमको ट्रांस हिमालय में अगर हम लोग बात करेंगे तो ट्रांस हिमालय में हमको 3 श्रेणियां देखने को मिलेगी। कौन कौन सी? तो एक आप कहोगे काराकोरम श्रेणी। ठीक है, कौन सी? एक आप कहोगे काराकोरम श्रेणी। ठीक, दूसरा अगर हम लोग बात करेंगे, दूसरा आप कहोगे लद्दाख श्रेणी। ठीक है, कौन सा? दूसरा आप कहोगे लद्दाख श्रेणी। और तीसरा आप क्या कहोगे? तीसरा आप कहोगे जास्कर श्रेणी। ट्रांस हिमालय में हमको 3 श्रेणियां देखने को मिलती हैं, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। काराकोरम श्रेणी का जो सबसे ऊंचा शिखर है वो कौन सा है? तो वो आप आंसर करोगे K2 गार्डविन आस्टिन। लद्दाख शिखर का जो सबसे ऊंचा शिखर है वो आप क्या करोगे? आप आंसर करोगे राकापोसी। क्या करोगे? राकापोसी। और जास्कर श्रेणी का जो सबसे ऊंचा शिखर है उसको आप क्या कहोगे? उसको आप कहोगे कामेट पर्वत। ठीक है, क्या कहोगे? उसको आप कहोगे कामेट पर्वत। ठीक है, अगर हम लोग बात करें किसकी? कंचनजंगा की बात करें, अगर हम लोग कंचनजंगा की बात करें या फिर हम लोग क्या कर लें, या फिर हम लोग एवरेस्ट की बात कर लें, क्या कर लें? हम लोग एवरेस्ट की बात कर लें, हम लोग एवरेस्ट की बात कर लें, या फिर हम लोग नंदा देवी की बात कर लें। ठीक है, या फिर हम लोग नंदा देवी की बात कर लें, तो ये सभी कहाँ पर आते हैं? तो ये सब आते हैं बृहद हिमालय में। ठीक है, कहाँ पर आते हैं? ये सब आते हैं बृहद या फिर आप कहोगे महान हिमालय में। ठीक है, कहाँ पर? तो ये सब आते हैं बृहद हिमालय या महान हिमालय में। लेकिन आपसे पूछा क्या है? आपसे पूछा है ट्रांस हिमालय। और ट्रांस हिमालय का सबसे ऊंचा शिखर कौन है? तो आप आंसर करोगे किसको? K2 गार्डविन आस्टिन को। क्या आंसर करोगे? K2 गार्डविन आस्टिन को। ठीक है, याद रखिएगा। नंदा देवी, ये उत्तराखंड में सबसे ऊंचा शिखर है। उत्तराखंड में सबसे ऊंचा शिखर है नंदा देवी। ठीक है, उत्तराखंड में सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? तो आप आंसर क्या करोगे? तो आप आंसर करोगे नंदा देवी। एवरेस्ट की बात करेंगे तो ये विश्व में सबसे ऊंचा शिखर है। और अगर हम लोग कंचनजंगा की बात करेंगे तो ये बृहद हिमालय में भारत में सबसे ऊंचा शिखर है। ठीक, चलो आगे बढ़िएगा। प्राथमिक चट्टान के रूप में किसे जानते हैं? आग्नेय, अवसादी, रूपांतरित या उपरोक्त सभी? बताइएगा क्या हो जाएगा? प्राथमिक चट्टान के रूप में किसको जाना जाता है? आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान, रूपांतरित चट्टान या फिर उपरोक्त सभी? क्या आंसर करिए? प्राथमिक चट्टान के रूप में किसको जाना जाता है? आग्नेय, अवसादी, रूपांतरित, उपरोक्त सभी? क्या आंसर करोगे? आप आंसर कर दोगे आग्नेय चट्टान। ठीक है, कौन सी? तो आग्नेय चट्टान को प्राथमिक चट्टान कहा जाता है। और इसका निर्माण किससे होता है? तो इनका निर्माण जो है वो ज्वालामुखी क्रिया से या ज्वालामुखी के लावा से होता है। ठीक है, जो ज्वालामुखी का लावा होता है उसके ठंडा होकर जमने के फलस्वरूप आग्नेय चट्टान का निर्माण होता है। सबसे पहले इसी चट्टान का निर्माण होता है, इसीलिए इसको आग्नेय चट्टान भी कहते हैं। आग्नेय चट्टान में आप याद रखेंगे इसमें ना तो परतें मिलती हैं, परतें नहीं मिलती हैं। ठीक है, क्या होता है? परतें नहीं मिलती हैं। और याद रखेंगे जीवाश्म भी नहीं मिलता है। ठीक है, क्या होता है? जीवाश्म भी नहीं मिलता है। तो ये प्रश्न भी आपसे पूछे जाते हैं कि कौन सी चट्टान है जिसमें परतें मिलती हैं, जिसमें जीवाश्म मिलता है। तो आप याद रखिएगा जो अवसादी चट्टान होती है, अवसादी चट्टानों में क्या होता है? तो परतें पाई जाती है, परत पाई जाती है, और साथ ही साथ क्या होता है? और जीवाश्म भी मिलता है। ठीक है, जीवों के अंश भी मिलते हैं, जीवाश्म मिलते हैं, परतें मिलती हैं और जीवाश्म मिलते हैं। किस में? तो आप आंसर करोगे अवसादी चट्टान में। किस में परतें और जीवाश्म नहीं मिलेगा? आप आंसर करोगे आग्नेय चट्टान में। ठीक है, कौन सी प्राथमिक चट्टान होती है? आप आंसर करोगे आग्नेय चट्टान होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़िएगा। G20 की स्थापना कभी थी? ये क्वेश्चन पिछली बार आपके एग्जाम में पूछा गया था। अगर आप प्रीवियस ईयर का, लास्ट ईयर का आप एग्जाम क्वेश्चन पेपर उठा के देखोगे तो उसमें ये प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। G20 की स्थापना कभी? 1995, 1985, 1999 या फिर 2001? बताइएगा क्या हो जाएगा? G20 की स्थापना कभी? क्या आंसर करेंगे बताइए? ठीक है, इसीलिए कहता हूँ कि आप लोग रेगुलर सेशन से जुड़ा करो, डेली क्लास को देखा करो। ठीक है, अगर आपको 2025 में, ठीक है, 2025 में अगर आपको एग्जाम को क्रैक करना है तो ये सेशन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आपके जो सिलेबस है उसी पर आधारित प्रश्नों को कराता हूँ। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है ये सेशन होता है, तो जुड़ना ना भूला करिए। डेली शाम को 4 बजे से ये क्लास होती है। इसकी अब मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बना दी है, वहाँ पर आप देख सकते हो सारी क्लासेस को। ठीक है, क्या हो जाएगा? तो G20 की स्थापना 1999 में हो रही है, 1999 में हो रही है। ठीक है, 1985 में अगर हम लोग बात करेंगे तो सार्क की स्थापना किसकी? तो सार्क की स्थापना हुई। ठीक है, किसकी? सार्क की स्थापना हुई है। ठीक है, 1995 में अगर हम लोग बात करेंगे तो किसकी? तो WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई है। सार्क का मुख्यालय आपको कहाँ पर? तो सार्क का मुख्यालय आपको काठमांडू में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, कहाँ पर? तो सार्क का मुख्यालय आपको काठमांडू में देखने को मिल जाएगा। WTO का मुख्यालय आपको कहाँ पर? तो जिनेवा में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, कहाँ पर? तो WTO का मुख्यालय आपको कहाँ पर?
तो आपको जिनेवा में देखने को मिल जाएगा विश्व व्यापार संगठन, स्थापना 1995। ठीक है, 2001 में अगर हम लोग बात करेंगे तो 2001 में आपको SCO संघाई सहयोग संगठन की जो है स्थापना हुई है। ठीक है, किसकी? तो संघाई सहयोग संगठन की स्थापना हुई है। ठीक है, अच्छा अगर आपसे पूछ ले सार्क में सदस्य कौन कौन से, तो सदस्यों को भी आपको याद रखना है, यहाँ से प्रश्न बन जाता है सार्क में सदस्य देश कौन कौन से हैं। तो आप आंसर क्या करोगे? आप आंसर करोगे नेपाल है। ठीक है, नेपाल है। ठीक है, भारत है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो पाकिस्तान है। ठीक है, पाकिस्तान है। ठीक है, अफगानिस्तान है। ठीक है, क्या है? तो नेपाल है, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, भूटान है। ठीक है, भूटान है। ठीक है, श्रीलंका है। ठीक है, श्रीलंका है। ठीक है, श्रीलंका है। और क्या हो जाएगा? और मालदीव है। ठीक है, मालदीव है। बांग्लादेश है। ठीक है, क्या हो जाएगा? तो बांग्लादेश है। 8 देश हो गए, जल्दी से काउंट कर लो। 2 4 6 8। तो ये क्या है? तो ये सार्क के सदस्य देश हैं। ठीक है, जिनको आपको याद रखना है। ठीक है, सार्क की जो पहली बैठक हुई थी वो कब हुई थी? तो वो आप आंसर कहाँ पर करोगे? सार्क की जो पहली बैठक हुई थी, जो फर्स्ट इसकी जो बैठक हुई थी वो कहाँ पर हुई थी? तो आप आंसर क्या करोगे? तो पहली बैठक जो है इसकी हुई थी कहाँ पर? ढाका में। ठीक है, कहाँ पर? तो पहली बैठक हुई थी ढाका में 1985 में। ठीक है, 1986 में इसकी जो बैठक हो रही है वो कहाँ पर? तो वो नई दिल्ली हो रही है। ठीक है, कहाँ पर? तो नई दिल्ली में हो रही है। ठीक है, पहली बैठक कहाँ पर? तो 1985 में ही ढाका के अंदर हो रही है, और 1986 में इसकी जो सेकंड जो बैठक है वो हो रही है कहाँ पर? दिल्ली में। ठीक, आगे बढ़िएगा। यूरोप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? बताइएगा क्या हो जाएगा? यूरोप की सबसे ऊंची चोटी, ये मैं पढ़ा चुका हूँ आप लोगों को, और आपको सभी महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटी, सबसे लंबी नदी, ठीक है, सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला, ये सब याद होना चाहिए आप लोगों को। ठीक है, यूरोप की सबसे ऊंची चोटी, देखो अगर आपसे सबसे लंबी नदी कहे, अगर आपसे नदी पूछे, यूरोप की सबसे लंबी नदी पूछे, तो आप आंसर क्या करोगे? आप आंसर करोगे वोल्गा। ठीक है, क्या करोगे? तो यूरोप की सबसे लंबी नदी क्या करोगे? वोल्गा कहोगे। ठीक है, अच्छा यूरोप की अगर हम लोग बात करें तो यूरोप 3 तरफ से जल से घिरा हुआ है, इसलिए यूरोप को प्रायद्वीपीय महाद्वीप भी कहते हैं। यूरोप को क्या करते हैं? यूरोप को प्रायद्वीपीय महाद्वीप भी कहते हैं, क्योंकि यूरोप 3 तरफ से जल से घिरा हुआ है। ठीक है, तो यूरोप को प्रायद्वीपीय महाद्वीप कहते हैं। यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो आप आंसर क्या करोगे? वोल्गा करोगे। यूरोप की सबसे ऊंची चोटी जो है वो कौन सी है? तो वो है माउंट एल्ब्रूस है। ठीक है, कौन सी है? माउंट एल्ब्रूस है। और ये किस पर्वत पर है? तो आप आंसर करोगे काकेसस पर्वत पर। ठीक है, कौन से? ये है काकेसस पर्वत पर। ठीक है, यूरोप में काकेसस पर्वत पर सबसे ऊंचा शिखर है कौन सा? माउंट एल्ब्रूस। ठीक है, अगर हम लोग क्या कर ले, अगर हम लोग एशिया महाद्वीप की बात कर ले, अगर हम लोग एशिया की बात कर ले, तो एशिया में तो आपको पता ही है सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? एवरेस्ट है, जो कि विश्व का भी क्या है? तो जो कि विश्व का भी सबसे ऊंचा शिखर है। ठीक, अफ्रीका में अगर हम लोग बात कर लें, अफ्रीका में क्या हो जाएगा? तो अफ्रीका में किलीमंजारो है सबसे ऊंचा शिखर। कौन सा? तो किलीमंजारो सबसे ऊंचा शिखर है। ठीक है, नॉर्थ अमेरिका में अगर हम लोग बात करें, नॉर्थ अमेरिका की अगर हम लोग बात करें, नॉर्थ अमेरिका में आपको पता है कौन सा? तो माउंट मैकिनले है। ठीक है, कौन सा? तो माउंट मैकिनले है, जिसको हम लोग क्या करते हैं? जिसको माउंट देनाली भी कहते हैं, माउंट मैकिनले या देनाली भी कहते हैं। साउथ अमेरिका की अगर हम लोग बात कर लें, किसकी? साउथ अमेरिका की अगर हम लोग बात कर लें, तो साउथ अमेरिका में क्या हो जाएगा? तो आप आंसर करोगे माउंट एकांकागुआ है। ठीक है, कौन सा? तो एकांकागुआ है। ठीक, और अगर हम लोग ऑस्ट्रेलिया की बात करें, अच्छा अगर आप अंटार्कटिका की बात कर लो, अगर हम लोग इसकी अंटार्कटिका की बात कर लें, तो अंटार्कटिका में क्या हो जाएगा? तो इरेबस जो जो ज्वालामुखी है। ठीक है, अच्छा इसी तरीके से अगर हम लोग ऑस्ट्रेलिया की बात कर लें, ऑस्ट्रेलिया की अगर हम लोग बात कर लें, तो ऑस्ट्रेलिया में क्या हो जाएगा? तो ऑस्ट्रेलिया में आंसर कर दोगे किसको? माउंट कॉस्युस्को को। ठीक है, किसको? कॉस्युस्को को। ठीक है, कॉस्युस्को को। ठीक, याद रखिएगा। ठीक है, तो सभी महाद्वीपों के आपको सबसे ऊंचे वाले शिखर, सबसे लंबी नदी, सबसे लंबी पर्वतमाला, ये सब आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। कनारी की धारा, बताइएगा क्या हो जाएगा? ऐसे प्रश्न भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठंडी गर्म दोनों या कोई नहीं। तो कनारी की धारा कैसी है और किस महासागर में चलती है? तो देखो यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण जलधाराओं के नाम मैं लिख दे रहा हूँ, जिनको आपको याद रखना चाहिए। ठीक है, तो प्रशांत महासागर, ठीक है, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, हिंद महासागर, और अटलांटिक महासागर। ठीक है, क्या होगा? अटलांटिक महासागर। अच्छा, अब इसमें भी उत्तर दक्षिण होते हैं। ठीक है, इसमें भी नॉर्थ होते हैं, साउथ होते हैं। ठीक है, इसमें भी अगर हम लोग बात करें तो नॉर्थ होते हैं कि उत्तरी अटलांटिक या दक्षिणी अटलांटिक। अगर हम लोग नॉर्थ पैसिफिक ओशियन की बात करेंगे तो यहाँ पर आपको क्या हो जाएगा?
तो यहाँ पर आपको क्यूरोसियो देखने को मिलेगी, ठीक है। कौन सी? तो यहाँ पर आपको क्यूरोसियो देखने को मिलेगी, क्यूराइल देखने को मिलेगी, क्यूराइल देखने को मिलेगी। अभी मैं गर्म ठंडी नहीं बता रहा हूँ, ठीक है, मैं सिर्फ उत्तर दक्षिण बता रहा हूँ, ठीक है। तो क्यूरोसियो हो गया, क्यूराइल हो गया, ओयोसियो हो गया, ठीक है, ओयोसियो हो गया। ये सब आपको कहाँ पर? उत्तरी प्रशांत में देखने को मिलेगा। दक्षिणी प्रशांत में अगर हम लोग बात करें तो दक्षिणी प्रशांत में आपको पेरू की धारा, ठीक है, कौन सी? तो पेरू या हम्बोल्ट की धारा देखने को मिलेगी। और कौन सी देखने को मिलेगी? और पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई धारा, ठीक है, कौन सी? तो पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई धारा, ठीक है। सॉरी, पश्चिमी नहीं, पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई, ठीक है, कौन सी? तो पूर्वी ऑस्ट्रेलिया, पश्चिमी नहीं, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया, पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई धारा भी आपको प्रशांत में देखने को मिलेगी। हिंद महासागर में अगर हम लोग बात करें, हिंद महासागर में आपको एक मोजाम्बिक और दूसरी अगुलहास, ठीक है, कौन सी? तो दूसरी अगुलहास, याद रखिएगा, ठीक है। और अगर हम लोग उत्तरी अटलांटिक की बात करें तो उत्तरी अटलांटिक में आपको कौन कौन सी धारा? तो एक तो कनारी हो जाएगी, कौन सी? कनारा की धारा, ठीक है। गल्फ स्ट्रीम हो जाएगा, गल्फ स्ट्रीम हो जाएगा, ठीक है। लेब्राडोर हो जाएगा, ठीक है, लेब्राडोर हो जाएगा, ठीक है। फ्लोरिडा की धारा हो जाएगा, फ्लोरिडा की धारा हो जाएगा। ये सब उत्तरी अटलांटिक महासागर में आपको देखने को मिलेगी। दक्षिणी अटलांटिक में अगर हम लोग बात करें तो ब्राजील की धारा, ठीक है, कौन सी? तो ब्राजील की धारा, ठीक है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करेंगे और कौन सी हो जाएगी? ब्राजील की हो जाएगी, और ठीक है, और कौन सी एक जलधारा है? मुझे नाम ही नहीं याद आ रहा, क्या हो जाएगा? तो अगर हम लोग बात करेंगे, चलो अभी याद ही नहीं आ रहा, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा? तो ये आपका इस तरीके से अगर हम लोग बात करें तो ये आपका दक्षिण अमेरिका हो जाएगा। यहाँ पर आपकी ब्राज़ील की धारा, और यहाँ पर नीचे पर आने पर क्या हो जाएगा? पेरू और हम्बोल्ट की धारा तो इधर चलती है, ठीक है। इधर की जलधारा का क्या नाम है? मुझे नाम ही नहीं याद आ रहा है। चलो अभी बताता हूँ, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे तो अटलांटिक महासागर में क्या हो जाएगा? तो अटलांटिक महासागर में यहाँ पर दक्षिणी अटलांटिक में यहाँ पर आपकी ब्राज़ील की धारा हो जाएगी, और जब तक याद नहीं आएगा ना तब तक दिमाग भी काम नहीं करेगा। चलो तो अभी देख लेते हैं, ठीक है। तो कनारी की धारा की अगर हम लोग बात करेंगे तो कनारी की धारा कैसी है? तो ये ठंडी जलधारा है। कैसी है? तो कनारी की धारा जो है ये ठंडी जलधारा है, ठीक है। क्या हो जाएगा? तो कनारी की धारा जो है ये ठंडी जलधारा है, ठीक है, याद रखेंगे, ठीक। चलो ठीक है, चलो यहाँ तक बात क्लियर है। तो यहाँ से देखो प्रश्न आपके बन जाते हैं कि कौन सी जलधारा किस महासागर में है? उत्तरी प्रशांत में है या दक्षिणी प्रशांत में है? हिंद महासागर में, उत्तरी अटलांटिक में है, दक्षिणी अटलांटिक में है, ठीक है, कहाँ पर जलधारा है? तो इस तरीके से आपसे प्रश्न बन जाता है, और ठंडी और गर्म के आधार पर भी बन जाता है। तो फिर किसी दिन गर्म और ठंडी जलधारा भी आपको बता दूंगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। बाघ जनगणना रिपोर्ट को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ से जारी किया? चलिए जल्दी से बताइएगा क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। चलिए जल्दी से बताइएगा क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। चलो जल्दी से सारे लोग आंसर करना। तो बाघ, अच्छा सबसे पहले आपसे पूछ ले कि बाघ दिवस कब मनाते हैं। अगर आपसे क्या कर ले, सबसे पहले पूछ ले कि बाघ दिवस कब मनाते हैं, बाघ दिवस कब वो आंसर करोगे तो आप आंसर करोगे 29 जुलाई को। 29 जुलाई को बाघ दिवस मनाते हैं, ठीक है। भारत का क्या है? तो भारत की अगर हम लोग बात करेंगे, भारत का राष्ट्रीय पशु भी है, ठीक है। क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय पशु भी कौन है? बाघ है, ठीक है। 29 जुलाई को मनाते हैं। और अगर हम लोग बात करेंगे तो भारत में, पूरे विश्व में सबसे अधिक बाघ आपको कहाँ पर? भारत में देखने को मिले। भारत में बाघों की संख्या सबसे अधिक है, कितनी? तो 3167 हो गई है। भारत में सबसे अधिक बाघ है, बाघों की संख्या कितनी है? 3167। भारत में पूरे विश्व में सबसे ज्यादा बाघ है। और भारत में अगर आपसे पूछा जाए सबसे ज्यादा कहाँ पर है, तो सबसे ज्यादा बाघ जो है वो आपको कहाँ पर? मध्य प्रदेश में देखने को मिलेंगे। कहाँ पर? तो मध्य प्रदेश में आपको सबसे ज्यादा बाघ देखने को मिलेंगे। मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट भी कहते हैं। क्या करते हैं? तो टाइगर स्टेट भी कहते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपसे सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य पूछा जाए, सबसे बड़ा बाघ टाइगर रिजर्व अगर आपसे पूछा जाए, आप आंसर क्या करोगे? आप आंसर करोगे श्री सैलम टाइगर रिजर्व। कौन सा? अगर आपसे सबसे बड़ा पूछा जाए तो सबसे बड़ा कौन सा है, तो आप आंसर क्या करोगे? तो आप आंसर कर दोगे श्री सैलम टाइगर रिजर्व, ठीक है, श्री सैलम टाइगर रिजर्व, ठीक है। अगर आपसे सबसे बड़ा पूछ ले तो आप आंसर क्या करोगे? तो आप आंसर करोगे श्री सैलम टाइगर रिजर्व, जो कि कहाँ पर है? जो कि आंध्र प्रदेश में है। सबसे ज्यादा बाघ कहाँ पर है? तो मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट कहा जाता है। भारत में बाघों की संख्या 3167 प्लस है। राष्ट्रीय पशु है भारत का। और बाघ दिवस कब मनाते हैं? 29 जुलाई को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, ठीक है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाघ जनगणना रिपोर्ट को जारी किया है, कहाँ से? तो आप आंसर करोगे बांदीपुर।
बांदीपुर कहाँ पर पड़ेगा, तो आप आंसर कर दोगे कर्नाटक में। बांदीपुर टाइगर रिजर्व कहाँ पर है, तो आप आंसर कर दोगे कर्नाटक में। ठीक है। कान्हा और पेंच ये दोनों कहाँ पर है, तो ये दोनों मध्य प्रदेश। कान्हा और पेंच ये दोनों कहाँ पर है, मध्य प्रदेश। गिर कहाँ पर है, तो आप आंसर करोगे गुजरात में। ठीक है, गुजरात में है और शेरों के लिए प्रसिद्ध, एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, आ जाएगा ऑप्शन संख्या डी, आंसर करिएगा। ठीक, आगे बढ़िएगा। उदंतपुरी का निर्माण किस वंश के राजाओं ने कराया, पाल, गुप्त, सातवाहन, सेन। बताइएगा उदंतपुरी, उदंतपुरी का निर्माण। देखो उदंतपुरी पूछे या फिर आपसे विक्रमशिला पूछे, उदंतपुरी पूछे या फिर आपसे विक्रमशिला पूछे। ठीक है, उदंतपुरी या फिर विक्रमशिला पूछे, दोनों का निर्माण ही किसने कराया था, दोनों का निर्माण पाल वंश के राजाओं ने कराया है। संस्थापक कौन है, तो अगर हम लोग पाल वंश के संस्थापक की बात करें तो पाल वंश के संस्थापक हैं गोपाल। ठीक है, कौन है, तो गोपाल पाल वंश के संस्थापक हैं। ठीक है, उदंतपुरी की अगर हम लोग विक्रमशिला की बात करें तो विक्रमशिला की स्थापना किसने करवाई थी, तो धर्मपाल ने। विक्रमशिला की स्थापना किसने कराई थी, तो आप आंसर क्या करोगे, धर्मपाल ने कराई थी। संस्थापक कौन है, गोपाल। ठीक है, धर्मपाल और इनके बाद इनके बेटे आते हैं, उनका नाम क्या है, उनका नाम है देवपाल। तो धर्मपाल और देवपाल इन दोनों ही लोगों ने, पिता पुत्र दोनों ने क्या किया था, दोनों ने परम सौगात की उपाधि धारण की थी। क्या किया था, तो दोनों ने परम सौगात की उपाधि धारण की थी, परम सौगात की उपाधि धारण की थी। और याद रखिएगा जो पाल वंश के राजा हैं, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने त्रिपक्षीय संघर्ष में भी हिस्सा लिया था। ठीक है, किसमें, त्रिपक्षीय संघर्ष में भी हिस्सा लिया था। त्रिपक्षीय संघर्ष किसके लिए हो रहा था, त्रिपक्षीय संघर्ष कन्नौज के लिए हो रहा था। ठीक है, कन्नौज पर अधिकार करने को लेकर के त्रिपक्षीय संघर्ष हो रहा था। किसके किसके बीच हो रहा था, आप आंसर करोगे जो गुर्जर प्रतिहार थे, प्रतिहार थे, जो राष्ट्रकूट राजा थे, जो राष्ट्रकूट राजा थे, और जो पाल राजा थे, इन तीनों के बीचों, इन तीनों के बीच में क्या हो रहा था, इन तीनों के बीच में कन्नौज पर अधिकार करने को लेकर त्रिपक्षीय संघर्ष हो रहा था। ठीक है, ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा, तो ऑप्शन संख्या ए आंसर कर दोगे, पाल वंश। ठीक, आगे बढ़िएगा। जूनागढ़ अभिलेख किसका है, बताइएगा जूनागढ़ अभिलेख किसका है, स्कंदगुप्त का, अशोक का, रुद्रदामन का, कुमारगुप्त का। जूनागढ़ अपने आप में काफी महत्वपूर्ण हो जाता है और उसका रीजन ये है कि ये संस्कृत में पहला लेख है। ठीक है, याद रखिएगा संस्कृत में गढ़ा गया पहला अभिलेख है, संस्कृत में पहला अभिलेख है। ठीक है, तो संस्कृत में पहला अभिलेख हो जाता है और इससे बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियां मिलती हैं। तो ये अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट है। बताइएगा क्या जाएगा, तो जूनागढ़ अभिलेख किसका है, तो आप आंसर कर दोगे रुद्रदामन का। किसका, रुद्रदामन का। ठीक है, इसी जूनागढ़ अभिलेख से पता चलता है कि जो चंद्रगुप्त मौर्य हैं, ठीक है, कौन, तो जो चंद्रगुप्त मौर्य हैं, उन्होंने क्या किया था, उन्होंने सुदर्शन झील का निर्माण कराया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया था, तो सुदर्शन झील का निर्माण कराया था। कहाँ पर कराया था, सौराष्ट्र में कराया था। ठीक है, कहाँ पर, सुदर्शन झील का निर्माण कराया था, कहाँ पर, सौराष्ट्र में कराया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। इसकी जानकारी इसी जूनागढ़ अभिलेख से मिलती है, जो कि रुद्रदामन का। ठीक है, ऑप्शन संख्या क्या कर दोगे, सी आंसर कर दोगे। ठीक, अगले प्रश्न का आंसर करिए। कुमायूं हिमालय किन नदियों के बीच है। देखो अगर हम लोग बात करें तो ये देखो, ये हमारा क्या हो जाएगा, तो अगर हम लोग बात करें तो ये हमारा हिमालय वाला क्षेत्र हो जाएगा। ठीक है, अगर हम लोग बात करें तो ये हमारा हिमालय वाला क्षेत्र हो जाएगा। ठीक है, अब इस हिमालय को क्या किया गया, हिमालय को नदियों के आधार पर 4 भागों में बांट दिया गया। ठीक है, हिमालय को नदियों के आधार पर 4 भागों में बांट दिया गया। ठीक है, पहला वाला जो हिमालय है, पहला हिमालय कौन सा है, तो वो है कश्मीर या पंजाब हिमालय। पहला कौन सा हिमालय है, तो पहला है कश्मीर या पंजाब हिमालय है। और ये कौन सी नदी से कौन सी नदी के बीच में है, तो आप आंसर करोगे सिंधु से सतलज। ठीक है, क्या करोगे, तो सिंधु से सतलज के बीच में पहला वाला हिस्सा है जिसको कश्मीर या पंजाब हिमालय कहते हैं। दूसरे वाले की बात करें, दूसरा कौन सा है, तो वो है कुमायूं हिमालय। ठीक है, कौन सा, तो दूसरा है कुमायूं हिमालय। कुमायूं हिमालय की अगर हम लोग बात करें तो ये किसके किसके बीच है, तो आप आंसर करोगे सतलज से काली के बीच। ठीक है, किसके, तो सतलज से काली नदी के बीच में कौन सा है, तो आप आंसर क्या करोगे, कुमायूं हिमालय। ठीक है, तो क्या आंसर हो जाएगा, ठीक है, सतलज से काली नदी कहीं दिख रहा है ऑप्शन में। अच्छा, चलो ठीक है, आगे अगर हम लोग बात करेंगे तो तीसरा जो विकल्प होगा, तीसरा जो है वो कौन सा है, तो तीसरा है नेपाल हिमालय। ठीक है, कौन सा, तो तीसरा है नेपाल हिमालय। नेपाल हिमालय जो है वो है काली से तिस्ता के बीच में। ठीक है, किसके, तो काली से तिस्ता के बीच में जो है वो है नेपाल हिमालय। ठीक है, और जो चौथा है वो क्या है, वो है असम हिमालय। ठीक है, कौन सा, तो असम हिमालय है। और असम हिमालय जो है वो क्या हो जाएगा, तो वो तिस्ता से ब्रह्मपुत्र के बीच में। किसके, तो तिस्ता से, तिस्ता नदी से लेकर के ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में। ठीक है, तो इस तरीके से नदियों के आधार पर हिमालय को 4 भागों में बांट दिया गया। ठीक है, क्या किया गया,
तो नदियों के आधार पर हिमालय को 4 भागों में बांट दिया गया। ठीक, आपसे क्या पूछ रहा था, कुमायूं हिमालय, तो कुमायूं हिमालय कौन सी, सतलज से काली, सतलज से काली कहीं ऑप्शन में दिख रहा है, तो कहीं नहीं दिख रहा है, तो इसको सही कर लो आप, क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आप कर लो क्या, सतलज से काली कर लो। ठीक है, क्या कर लो, सतलज से काली कर लो, यहाँ पर ऑप्शन में कहीं नहीं था। ठीक है, ऑप्शन में कहीं पर नहीं था, क्या हो जाएगा, सतलज से काली हो जाएगा। ठीक है, सतलज से काली कुमायूं। ठीक, चलो आगे बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर करना है, रिंग ऑफ फायर किस महासागर से संबंधित है। ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया और भी कुछ दिन पहले भी मैंने आप लोगों को बताया था। बताइएगा क्या हो जाएगा, तो रिंग ऑफ फायर की अगर हम लोग बात करेंगे तो रिंग ऑफ फायर किस महासागर से संबंधित है। हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, क्या हो जाएगा, तो रिंग ऑफ फायर की अगर हम लोग बात करें तो रिंग ऑफ फायर किस महासागर से संबंधित है, क्या आंसर कर दोगे, करेक्ट आंसर कर दोगे प्रशांत महासागर। ठीक है, से प्रशांत महासागर से। ठीक है, याद रखेंगे। प्रशांत महासागर में अगर आपसे पूछा जाए सबसे गहरी गर्त, प्रशांत महासागर में विश्व की सबसे गहरी गर्त है, प्रशांत महासागर में विश्व की सबसे गहरी गर्त है, जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है मेरियाना गर्त। ठीक है, क्या है, जिसका नाम है मेरियाना गर्त। प्रशांत महासागर में विश्व की सबसे गहरी गर्त है, जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है मेरियाना गर्त। ठीक है, तो रिंग ऑफ फायर किस महासागर में, तो आप आंसर कर दोगे प्रशांत महासागर। ठीक, आगे बढ़ेगा। अफ्रीका से एशिया को कौन सी जल संधि अलग करती है, अफ्रीका से एशिया को कौन सी जल संधि अलग करती है। ठीक है, तो देखो ये हो जाएगा क्या, तो ये है अफ्रीका महाद्वीप। ठीक है, क्या है, तो ये है अफ्रीका महाद्वीप। ठीक है, यहाँ पर हम लोग बात करें तो यहाँ पर आप देखोगे इस तरीके से क्या हो जाएगा। ठीक है, अगर हम लोग बात करेंगे तो इस तरीके से अगर आप लोग बात करेंगे तो यहाँ पर देखो। ठीक है, अब ध्यान से चीज़ों को समझने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ पर हम लोग बात करें तो यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर है भूमध्य सागर। ठीक है, क्या है, यहाँ पर हम लोग बात करेंगे, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है भूमध्य सागर। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है लाल सागर। ठीक है, क्या है, तो भूमध्य सागर और यहाँ पर है लाल सागर। ठीक है, भूमध्य सागर और लाल सागर को कौन जोड़ता है, तो आप आंसर करोगे स्वेज नहर। ठीक है, यहाँ पर हम लोग बात करें तो यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर अदन की खाड़ी है। ठीक है, कौन सी, अदन की खाड़ी है। ठीक है, अदन की खाड़ी। ठीक है, और अदन की खाड़ी से, अदन की खाड़ी से अगर हम लोग बात करें तो अदन की खाड़ी से लाल सागर को, अदन की खाड़ी से लाल सागर को कौन जोड़ता है, क्या आंसर करोगे, तो अदन की खाड़ी से लाल सागर को जोड़ती है बाब अल मंदेब जल संधि, और ये क्या करती है, ये अफ्रीका से एशिया महाद्वीप को अलग करती है। ठीक है, याद रखेंगे। ठीक है, क्या करती है, एशिया से, एशिया से अफ्रीका को अलग करती है। अगर आपसे पूछा जाए जोड़ती किसको किसको है, तो क्या आंसर करोगे, तो आप आंसर करोगे लाल सागर से किसको, अदन की खाड़ी को, किसको, अदन की खाड़ी को। ठीक है, याद रखिएगा। हरमुज जल संधि की अगर हम लोग बात करें तो ये किसको किसको जोड़ती है, तो आप आंसर करोगे फारस की खाड़ी से ओमान की खाड़ी को। ठीक है, किसकी, तो फारस की खाड़ी से ओमान की खाड़ी को। ठीक है, यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर फारस की खाड़ी है और यहाँ पर हम लोग बात करें ओमान की खाड़ी है। ठीक है, और इनको जोड़ती है कौन सी, इनको जोड़ती है हरमुज जल संधि। ठीक है, यहाँ पर हम लोग बात करें अटलांटिक महासागर। ठीक है, कौन सा, अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर से भूमध्य सागर को कौन जोड़ती है, तो जिब्राल्टर जल संधि। अटलांटिक महासागर से भूमध्य सागर को कौन जोड़ती है, आप आंसर करोगे जिब्राल्टर जल संधि। ठीक है, और सुंडा जल संधि की अगर हम लोग बात करें तो ये सुंडा जल संधि क्या करती है, तो ये सुमात्रा और जावा को अलग करती है। क्या करती है, तो सुमात्रा और जावा को अलग करती है, कौन सी, सुंडा जल संधि। ठीक है, इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बाब अल मंदेब जल संधि। ऑप्शन संख्या क्या करोगे, बी आंसर करोगे। ठीक, आगे बढ़ेगा। काले पानी के कारण काली धारा के नाम से किसे जाना जाता है, बताइएगा क्या हो जाएगा, कौन सी जल धारा है जिसको काले पानी के कारण क्या करते हैं, जिसको काले पानी के कारण काली धारा के नाम से जानते हैं। गल्फ स्ट्रीम, अंटार्कटिक, कैलिफोर्निया या फिर क्यूरोसियो, क्या हो जाएगा, कौन सी जलधारा है जिसको काले पानी के कारण काली धारा के नाम से जानते हैं। आंसर क्या करिएगा, आंसर करिएगा क्यूरोसियो। ठीक है, ये किसकी, तो ये उत्तरी प्रशांत महासागर की जलधारा है। कौन सी, तो ये उत्तरी प्रशांत महासागर की जलधारा है क्यूरोसियो। और ये कैसी, तो ये गर्म जलधारा है। ठीक है, कैसी, तो ये गर्म जलधारा है। क्यूरोसियो गर्म जलधारा है और कौन से महासागर की है, तो आप आंसर क्या करोगे, क्यूरोसियो उत्तरी प्रशांत महासागर की जलधारा है, गर्म जलधारा है। ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा, तो डी आंसर कर दोगे, क्या कर दोगे, तो ऑप्शन संख्या डी आंसर कर दोगे। ठीक, पनामा नहर का निर्माण किस वर्ष हुआ, बताइएगा। पनामा नहर, जो ये पनामा नहर है तो इसका निर्माण किस वर्ष हुआ। पनामा नहर क्या करती है, तो पनामा नहर ये अटलांटिक महासागर से, किससे, तो अटलांटिक महासागर से
अटलांटिक महासागर से क्या करती है, तो प्रशांत महासागर को जोड़ने का काम करती है। अटलांटिक महासागर से प्रशांत महासागर को जोड़ने का काम कौन करती है, तो आप आंसर करोगे पनामा नहर करती है। ठीक है, और इसका निर्माण किस वर्ष हुआ, 1869, 1980, 1905 या फिर 1914। देखो 1869 की बात करेंगे तो 1869 में स्वेज नहर का निर्माण हुआ है। ठीक है, क्या हुआ है, 1869 में अगर हम लोग बात करेंगे स्वेज नहर का निर्माण हुआ है। और स्वेज नहर जो है वो क्या करती है, तो वो भूमध्य सागर से लाल सागर को जोड़ती है। क्या करती है, तो भूमध्य सागर से लाल सागर को जोड़ती है। कौन सी, स्वेज नहर। भूमध्य सागर से लाल सागर को जोड़ने का काम करती है कौन, स्वेज नहर, 1869 में। ठीक है, लेकिन पनामा नहर की बात करेंगे तो पनामा नहर अटलांटिक महासागर से प्रशांत महासागर को जोड़ती है। ठीक है, और इसका निर्माण 1914 में हुआ। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान। ऑप्शन संख्या क्या जाएगा, ऑप्शन संख्या डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन संख्या डी आंसर करिए। ठीक, आगे बढ़ेंगे। संसार के स्वच्छ जल का कितना प्रतिशत बर्फ के रूप में भंडार है, बताइएगा क्या हो जाएगा, तो संसार के स्वच्छ जल का कितना प्रतिशत भंडार के बर्फ के रूप में भंडार है। आंसर करेंगे, करेक्ट आंसर क्या होगा, 50%, 30%, 10%, 70%। आंसर कर दोगे 70%। कितना, तो 70%। क्या हो जाएगा, तो 70% जो है वो बर्फ के रूप में भंडार। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, डी आंसर करिएगा। ठीक, आगे बढ़िएगा। सुंडागर्त किस महासागर में, क्या आंसर करोगे, सुंडागर्त। तो देखो जैसे अगर हम लोग बात करें, अगर विश्व में सबसे गहरी गर्त पूछा जाए, विश्व में अगर आपसे सबसे गहरी गर्त पूछा जाए तो आप आंसर क्या करोगे, आप आंसर करोगे मेरियाना गर्त। ठीक है, अभी मैंने आप लोगों को बताया था विश्व में सबसे गहरी गर्त आप क्या कहोगे, तो आप कहोगे मेरियाना गर्त। और ये कहाँ पर है, तो ये आप कहोगे कहाँ पर, प्रशांत महासागर में। ठीक है, कहाँ पर, प्रशांत महासागर में। इसी तरीके से आपसे यहाँ पर सुंडा गर्त पूछा जा रहा है। ये जो सुंडा गर्त है ये याद रखेंगे हिंद महासागर में, और हिंद महासागर की ये सबसे गहरी गर्त है। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो हिंद महासागर में सबसे गहरी गर्त कौन सी है, तो हिंद महासागर में सबसे गहरी गर्त जो है वो याद रखेंगे कौन सी है, तो सुंडा है। ठीक है, हिंद महासागर में अगर हम लोग बात करेंगे तो सबसे गहरी गर्त कौन सी है, तो आप आंसर करोगे सुंडा गर्त है। ठीक है, ऑप्शन संख्या क्या जाएगा, सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़िएगा। विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है, तो विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है, बताइएगा। खाड़ी क्या होता है, तो याद रखेंगे जब क्या होगा, तो खाड़ी किसे कहते हैं, तो जब जल का कोई भाग, जल का कोई भाग क्या हो, तीन तरफ से स्थल से घिरा हो। क्या हो, तीन तरफ से स्थल से घिरा हो। जल का कोई भाग तीन तरफ से स्थल से घिरा हो तो उसे क्या करते हैं, तो उसे खाड़ी कहते हैं। ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे खाड़ी कहते हैं। जल का कोई भाग अगर तीन तरफ से स्थल, जैसे अगर हम लोग भारत के संदर्भ में बात करें, ठीक है, ये अपना प्यारा भारत है। अब यहाँ पर आप लोग देखते हो इस तरीके से, तो ये वाला जो हिस्सा है ये क्या हो रहा है, अगर हम लोग इस वाले हिस्से की बात करें, इस वाले हिस्से की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, तो ये तीन तरफ से जल से घिरा। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपको खंभात की खाड़ी देखने को मिलेगा। इसी तरीके से अगर हम लोग बात करें तो आप ये देखोगे ये वाला जो क्षेत्र है ये क्या हो रहा है, ये भी तीन तरफ से जल से स्थल से घिरा है। तो यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर आपकी कच्छ की खाड़ी है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर खंभात की खाड़ी है। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पर इंडोनेशिया, जावा, सुमात्रा, इस तरीके से। यहाँ पर बीच में ये बंगाल की खाड़ी है, तीन तरफ से घिरी हुई है। ठीक है, तो इसी तरीके से जल का कोई भाग जब तीन तरफ से स्थल से गिरा है तो उसको क्या कहते हैं, खाड़ी कहते हैं। तो सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी हो जाएगी, वो आप कहोगे मैक्सिको की खाड़ी। कौन सी, तो मैक्सिको की खाड़ी। ठीक है, कौन सी, तो मैक्सिको की खाड़ी है। और मैक्सिको को आप याद रखेंगे, मैक्सिको विश्व में चांदी के उत्पादन में क्या करता है, अग्रणी स्थान रखता है। ठीक है, किसके, तो चांदी के उत्पादन में मैक्सिको का प्रमुख स्थान है, चांदी के उत्पादन में। ठीक है, और जो चांदी होता है इससे एक और प्रश्न पूछा जाता है, ये उष्मा का बहुत अच्छा सुचालक होता है। क्या होता है, उष्मा का सुचालक होता है। चांदी क्या होता है, उष्मा का बहुत अच्छा सुचालक होता है। तो ये प्रश्न भी आपसे पूछा जाता है। ठीक है, याद रखेंगे। तो मैक्सिको की खाड़ी, ठीक है, क्या करेंगे, तो मैक्सिको की खाड़ी जो है ये विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी है। ठीक है, याद रखिएगा। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये था आज का महत्वपूर्ण सेशन। उम्मीद है सेशन आप लोगों को पसंद आया होगा। सेशन पसंद आया हो तो सेशन को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि जब भी हम लोग लाइव आएँ तो इसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो अभी के लिए बस इतना ही करेंगे। थैंक यू सो मच आप सभी मेरे चैले भाई बहनों को मेरे साथ जुड़ने के लिए। और टेलीग्राम का लिंक आपको दिख रहा होगा, टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जरूर जुड़ जाएगा। वहीं पर आपको इस क्लास की PDF और बहुत सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिलती रहती हैं। ठीक है, तो ज्वाइन करना ना भूलें। अभी के लिए बस इतना ही करेंगे। थैंक यू सो मच आप सबको मेरे साथ जुड़ने के लिए।